मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला, सब कुछ मुझे मिला जो तेरा नक्श पा मिला। अब आपकी आवाज़ आई तो हम खटिया से गिर पड़े। जाने से पहले तो पीछे पैर कांप रहे थे, ज़बान सूख रही थी, बहुत डर लग रहा था। जो लखनऊ से प्यार करेगा, जो लखनऊ की रिवायत को जानेगा, इसकी परंपरा को जानेगा। आपने क्या क्या देखा है बड़े होते हुए लखनऊ में? यानी जिस लखनऊ में हम बड़े हो रहे थे और अभी भी जिस लखनऊ में अभी भी हम रह रहे हैं, जो हमें समझ में आता है, जो दौर इतना कशीदगी वाला है, जिसमें इतना तनाव है, उस दौर में भी जो लखनऊ से प्यार करेगा, जो लखनऊ की रिवायत को जानेगा, इसकी परंपरा को जानेगा, इसकी तहज़ीब को जानेगा, वो कुछ और उसमें और कमियां हो सकती हैं पर्सनालिटी में, वो कम्युनल नहीं होगा। वो किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वो ये नहीं करेगा कि अच्छा ये मुसलमान है तो ये ख़राब है, ये हिंदू है तो ये अच्छा है, या ये हिंदू है तो ये ख़राब है, ये मुसलमान है तो अच्छा है। राजा बाजार का वो लड़का जो हमने शुरू में बात करी, आज हिमांशु वाजपेयी, डॉक्टर हिमांशु वाजपेयी, आर्टिस्ट, दास्तान गो राइटर बन के वापस राजा बाजार में कैसा फील करना? हम तो जब राजा बाजार वापस जाते हैं, और बहुत जाते हैं, तो हम तो आभारी महसूस करते हैं, बहुत दिल से एक कृतज्ञता का बोध आता है मेरे अंदर। मुझे लगता है कि यार अगर हम यहाँ ना होते तो हम ऐसे नहीं होते। लखनऊ में भी हम चाहते हैं कि हाँ भाई, लोग जब मिलते हैं कहते हैं, लेकिन राजा बाज़ार में हम यही चाहते हैं कि भाई हमें वो प्यार मिले, वो मोहल्ले वाला, के घर के बच्चे वाला। तो वो वाली बात है। हम जब वहाँ जाते हैं राजा बाज़ार में, एक मुन्ना मिष्ठान भंडार है वहाँ चौराहे पे, तो वो मुन्ना जो है, वो उनका जो तरीक़ा है अपना, उन्हें मालूम है कि भाई हमें समोसे बड़े पसंद थे, तो अपना समोसा है, ये ले लो, ये ले लो। तो वो हमें मालूम है कि वो उनका वो है कि वो एक प्यार है ना कि भैया ये चौराहे पे हमारा दोस्त है नितेश, उसकी दुकान है, दिख जाए हम अगर निकलते हुए भी जा रहे हैं कहीं, और कई बार वो ऐसा होता है उधर से होके कहीं जाना है और देख लिया उसने, अरे 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 अरे, तो ये सब। और वो एक बार भी हमसे नहीं पूछता कि तुम क्या शो कर रहे हो, क्या नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको ठीक ठीक पता भी नहीं है कि जो हमारी आर्ट फॉर्म में क्या है। वो बात करेगा भाई, अबे यार तुम मिलते नहीं हो, होली में तुम मिस किया यार, क्षितिज आया था, हमने उसको बुलाया था, तुम ये हुआ वो, पूरी बात पुरानी, कोई एक बात नहीं कि हाँ ये क्या नहीं। तो ये घर में तो आप ऐसे होते हैं, घर में थोड़ी आप वहाँ, ये तो आप दुनिया के लिए आप एक लबादा एक है, कोई पहन लेते हैं कि भाई ये चलो हम आर्टिस्ट हैं, हम ये ठीक है। घर में तो घर के बच्चे हैं आप, तो वो हम ये कहते हैं कि यार एक तो होता है एक आउटसाइडर्स व्यू, कि आप रहते कहीं और हैं, आप राजा बाज़ार गए, आपने देखा। एक होता है एक इनसाइडर्स व्यू, घर तो मेरे लिए हेरिटेज वॉक नहीं है, मेरे घर की वॉक है वो, तो उसको किसी दूसरी तरह से किया जाएगा कभी। तो लेकिन वहाँ वो प्यार, वहाँ हमें तो याद ही नहीं आता कि राजा बाज़ार में, जबकि बहुत सारे लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते कि हम क्या काम कर रहे हैं, या चूँकि वो अखबार में देखते रहते हैं, वो टीवी पे कई बार देख लेते हैं, रील्स आती रहती हैं, जानते भी हैं लोग। क्योंकि यहाँ तो हम अभी आए, बहुत सारी ज़िंदगी तो वहीं गुजरी, लेकिन इसके बाद भी वहाँ जो प्यार है वो बच्चे वाला प्यार है। और ज़िंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। आपको किसी को मोहब्बत करनी चाहिए तो इससे निरपेक्ष होकर करनी चाहिए कि वो काम क्या करता है। ओहदा देख के प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले तो बहुत दुनिया ही ऐसी हो गई कि अच्छा, हमें पता चला अच्छा ये जो है ये IPS है, तो गुरु इसको टाइम दे दो, और ये जो है ये पढ़ रहा है बेचारा अभी, इसको थोड़ा टरका दो। ये तो दुनिया में होता ही है, ये तो करता ही रहता है आदमी। तो होनी दुनिया ऐसी ही चाहिए राजा बाज़ार की तरह, कि आपको इसलिए प्यार दे रही है क्योंकि आपसे उसे अपनाहियत है। आपको इसलिए प्यार नहीं दे रही कि आप बहुत बड़े, अरे हम होंगे बहुत बड़े खलीफा, अगर होंगे तो इससे उसका क्या भाई, वो तो अपनी रोटी अपने आप से खाएगा ना, हमारे होने से क्या मतलब। तो वहाँ तो प्यार बच्चे वाला है घर के, तो वैसा है। दास्तान वो एक तरीके से लखनऊ में ही शुरू हुई, ऐसा कहा जाता है।
तो उसकी वजह से आप जो लखनऊ को मैप कर लाए, तो कैसा लगता है? दास्तान गोई का बड़ा रोल इसलिए है मेरी ज़िंदगी में कि दास्तान गोई जब हमें मिल गई तो हमें एक फॉर्म मिल गया उस बात को कहने का जो मेरे अंदर थी, एक तरीक़ा मिल गया। तैयारी तो बहुत हो रही थी, लखनऊ से तो इश्क था ही, किस्सों से, ज़बान से, शायरी से, लेकिन था तो था, क्या करें इसका, कौन सुन रहा है, कौन तवज्जो दे रहा है, सुना भी रहे हैं तो क्या हो रहा है इसका, सुनाओ भाई, सुनेगा आदमी, थोड़ा सुनेगा थोड़ा नहीं सुनेगा। सुना तो रहे थे हम, दास्तान को शुरू करने से पहले भी सुना रहे थे, सुन नहीं रहा था कोई, पैसे नहीं दे रहा था। हाँ भाई आओ तुम भी सुना लो आओ। दास्तान गोई जब मिली, जब अंकित मिले, तो शेर है ना किसी का, मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला, सब कुछ मुझे मिला जो तेरा नक्श पा मिला। तो जब दास्तान गोई मिली तो लगा अब एक मिल गई, एक रोशनी मिल गई और एक ताकत मिल गई, एक शक्ति मिल गई। अब इसी से सुनाएंगे और यही एक तरीक़ा है हमारे पास। तो फिर सुनाया हमने, फिर सुनाया तो सुनाते ही रहे, फिर अब तक सुनाए चले जा रहे हैं। तो उस हिसाब से बहुत उसका रोल है। जब हमने शुरू की थी लखनऊ में, तब तो लखनऊ का तो कोई दास्तान गोई नहीं था। 2013 में हमने तैयारी शुरू कर दी, तो 14 में तो परफॉर्म कर दिया था पहला प्रोफेशनल स्टेज पे। तो उस ज़माने में लखनऊ में दास्तान गोई नहीं थी। जो लखनऊ में जो शो हुए भी थे 2-3, वो मतलब अंकित नहीं किए थे। तो और फिर वो भी जो पहला बड़ा शो है वो अंकित को बुलाया था हामी ने, और फिर उसके बाद करवाया तो किसी और ने था, लेकिन मेरे ही कहने पे अंकित ने वो किया था। तो तब तो नहीं था दास्तान गोई का, बिल्कुल भी सीन नहीं था, और हमें भी नहीं पता था कि किस तरह से, क्योंकि हम तो जर्नलिज्म छोड़ के आए थे। तो फिर वो तो धीरे धीरे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर लोगों ने तब लखनऊ में भी दास्तान गोई की एक ऑडियंस, हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि डेवलप हुई है इतने सालों में। अब लखनऊ में जिस तरह से लोग दास्तान सुनते हैं, बहुत कम शहरों में सुनते होंगे। लखनऊ वाले यूँ भी लखनऊ वाले हैं भाई, वो उनको पता है कि कैसे सुननी है कोई चीज़, लेकिन नई आर्ट फॉर्म आई तो उसको सुनने के क्या तरीके हैं। तो फिर दूसरे लोग भी आए, नए लोगों ने भी करना शुरू किया। तो अब तो बहुत लोग करते हैं, अस्करी भाई ने किया हमारे बाद, तो वही आए, फिर और भी लोग आए। तो और सब बढ़िया कर रहे हैं और सब काम कर रहे हैं, सबको शोज़ मिल रहे हैं। तो उसका मतलब है कि एक वो जो कोशिश शुरू की थी 13-14 में, वो कहीं पहुंची। और तो दास्तान गोई का बड़ा रोल है। और हम तो एक कन्विक्शन के साथ एक बात समझते हैं कि ये जो आर्ट फॉर्म है, जैसे थिएटर एक विधा है, थिएटर अलग। तो बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं यार नाटक, अभी दानिश ने शो बनाया साहिर लुधियानवी पर, दानिश हुसैन जो बहुत बड़े दास्तान गोई हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि यार, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट में कुछ हमने मदद की, कहा यार आप ये कैरेक्टर आप करिए। तो हमने कहा मैं थिएटर मेरे बस की बात नहीं है भाई, वो अलग विद्या है और वो हम उसको समझते हैं कि वो कितना कठिन काम है, और वो हम ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर हमने कहा ये हमें इतने दिन में हम इसको समझ पाएँ थोड़ा थोड़ा, तो अब यही है, अब यही मतलब हमारे लिए यही है राह, अब इसी में जीना मरना है। तो वो हम कर रहे हैं। और बहुत जब स्टेज पर हम जाते हैं कहानी सुनाने, तो शो हमने कैसा ही, शो हमने बहुत अच्छे भी परफॉर्म किए, बहुत ख़राब भी परफॉर्म किए। अब जब थोड़ा बहुत नाम हो गया है, तब भी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ख़राब शो हम परफॉर्म कर देते हैं। ये अलग बात है कि यार, एक होता है कि ऑडियंस को कैसा लगा, और एक होता है कि आपको कैसा लगा सुना कर। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऑडियंस को अच्छा भी लग जाता है वो शो जो हमको बहुत ख़राब लगा होता है अपने अंदर सुना के, मतलब मज़ा नहीं आया होता है, हमने अच्छा नहीं सुनाया होता, तो वो अपने आप से गुस्सा होता है यार चूक गया। क्योंकि यहाँ तो हर दिन जाना है, तो एक भाई आपने किए होंगे 500 शो, लेकिन जब आप जा रहे हैं स्टेज पे तो उस दिन क्या हो रहा नहीं पता। तो कई बार उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कई बार ऑडियंस ही बहुत डेड होती है, वो
हमें आदत पड़ जाती है भाई कि ये तो हमारा, ये तो हम इतनी बार कर चुके हैं, तो यहाँ तो पंच आता है, तो यहाँ तो वहाँ आएगी, अब नहीं आई तो आप फिर परेशान हो गए, तो फिर आप और ज़ोर लगा रहे हैं। अब जब और ज़ोर लगा रहे हैं तब भी पब्लिक नहीं हिल रही है, और तय करके आई नहीं भैया नहीं दाद देंगे। कई बार उसे अच्छा लग रहा होता है, लेकिन उसका कोई वो, चूँकि उसको ये नहीं पता ऑडियंस को कि कैसे अपनी राय जाहिर करनी है, या ये वाह वाह का जो अंदाज़ है, ये कई बार लोग खुलने में भी टाइम लगाते हैं। तो और वो ताली पीटते भी है ना बहुत लोग, तो ताली। हाँ, तो अब इसीलिए हमने कहा यार ये भी कि ये कैद भी क्यों लगाई जाए कि भाई ताली नहीं बजाइए, क्योंकि अरे ठीक है यार, वो खुश है यार, खुशी से जो भी दे आदमी दे, मतलब खुशी से जो भी दे आदमी दे रहा है, ठीक है, ताली बजा रहा है तो हमारे साथ ही तो दे रहा है। तो और फिर जब तमाम इनोवेशंस हो सकते हैं, जब भाई ये जो नई ये रिवाइवल हुआ उसमें तमाम इनोवेशन हुए, तो एक इनोवेशन ये भी क्यों नहीं माना जा सकता भाई। पुरानी दास्तान कोई अलग तरह से होती थी, नई दास्तान कोई अलग तरह से होती है, तो सब इनोवेशन है, तो ये भी इनोवेशन ठीक है यार भाई। तो हम ऑडियंस पे ही ये जुल्म क्यों करें कि भाई हम उनसे कहेंगे नहीं अब तो ताली नहीं बजा सकते। ये तो कभी कभी हम करते भी हैं, लेकिन कई बार जब देखते हैं यार ये थोड़ा, तो हाँ मतलब बता देते हैं कि ऐसा होता था, लेकिन ज़माना बदल गया। तो हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि ख़राब शो भी परफॉर्म किए होंगे, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि स्टेज पर हम गए हों सुनाने दास्तान, और जब हम उतरे हों तो हमें लगा हो कि यार ये काम हमें नहीं करना है। हर बार जब हम उतरे हैं स्टेज से तो हमें लगा यार यही काम करना है, और ज़्यादा मेहनत से करना है, और ज़्यादा मतलब एकदम जुनून से करना है। वो जो फीलिंग है वो अद्भुत है। तो दास्तान गोई पर्सनली भी हमारे अंदर एक किस्म का कॉन्फिडेंस लाने में उसकी बड़ी भूमिका है। यहाँ गांधी से हमने बहुत सीखा पर्सनल फ्रंट पे। गांधी जी ने लिखा अपनी किताब में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जब वो पहले मुकदमे के लिए बहस करने गए कि आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, उनकी ज़बान सूख रही थी, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, इतने नर्वस थे वो। तो वो मेरे साथ भी था, हम तो स्टेज पे गए ही नहीं थे कभी। हम तो स्टेज पे जब गए थे पहली बार तो तुम तो शायद उस शो में मौजूद थे, तो बीच में एक पॉज आ गया था लंबा, समझ नहीं रहा था क्या कर रहे, फिर निकल गए थे किसी तरह से। तो जाने से पहले तो पीछे पैर काँप रहे थे, ज़बान सूख रही थी, बहुत डर लग रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे अब तो जाते हैं, तो अब तो हम तो कहते हैं कि कुछ दास्तानें मेरे बड़े फेवरेट हैं, तो हम कहते हैं नींद से भी कोई उठा दे तो हम उसी शिद्दत से सुना देंगे। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई ये घमंड में नहीं कह रहे, ये सिर्फ उस जर्नी को बताने के लिए, उसको दिखाने के लिए कह रहे हैं कि वही आदमी जो जिसके पैर ऐसे कांपते थे स्टेज पे जाते हुए, वही आदमी अगर ये कह रहा है कि हम नींद में सुना सकते हैं, तो कुछ बदला होगा कहीं उसकी जद्दोजहद से। तो ये बात है। सिर्फ अंकित के पास ये करिश्मा था कि 500 लोगों को एक साथ दास्तान वो सुनाता था, और बैक वक्त 500 लोग ये महसूस करते थे कि ये दास्तान अंकित पर्सनली हमको सुना रहा है। एक ज़ाती रिश्ता महसूस करता था सुनने वाला। ये ना हमें है ना और किसी दास्तान गो में, ये जादू। महफिल हम भी लूट सकते हैं, वाह वाह हम भी पा लेते हैं, दाद हम भी कमा लेते हैं, लेकिन वो अंकित वो है ना, वो मगर वो बात कहाँ मौलवी मदन की सी। तो वो भाई वो कोई खुदाई नूर था जो उसमें था, एक बात थी, वो दुनियावी चीज़ नहीं थी। वो है ना, किसी किसी को ऊपर वाला नवाज देता है, तो वो नवाजिश थी भाई। बहुत साधारण लाइन, वो बशीर बद्र का मिसरा है, सवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे, गिरे पड़े हुए लफ्ज़ों को मोहतरम कर दे। बहुत मामूली लाइन होगी, 10 दास्तान को जिसमें हम भी शामिल हैं, हम उसी लाइन को सुनाएंगे, कोई असर नहीं पैदा होगा। पब्लिक सुनेगी और अगली लाइन पर तवज्जो दे देगी। वही लाइन अंकित पढ़ देगा तो ज़िंदा कर देगा। दास्तान गोई बहुत किस्मत है भाई, दास्तान गोई बहुत सौभाग्यशाली आर्ट फॉर्म है, इसलिए कि बहुत शुरुआत में उसे अंकित जैसा एक आदमी मिल गया। अंकित का तो जवाब नहीं था भाई, वो इसीलिए स्टार था। वो सिर्फ इसलिए स्टार नहीं था कि अच्छे परफॉर्मर तो दुनिया में बहुत होंगे, दास्तान गोई में भी होंगे बहुत सारे।
वो अंकित वो था कि जो होना चाहिए था दास्तान गोई के लिए, सब विद्याएं उसे आती थी। तो कहाँ नरम होना है, कहाँ अड़ जाना है, कहाँ रगड़ देना है, कहाँ बचा के निकल लेना है, कहाँ खुश कर देना है, सब आता था उसे। कभी लिखेंगे अंकित पे, सोचा है कभी। स्क्रीन टाइम आपके पास थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में आया है, उसका मतलब वही अगेन एक अभी जो हम बात कर रहे थे कि एक आर्टिस्ट जिसके बैक स्टेज पैर कांपते थे और फिर अभी वो ओन कर रहा है स्टेज, उसके बाद फिर अभी स्क्रीन पर भी है, सीक्रेट गेम्स में है, अभी रिसेंटली एक फिल्म भी आई है। तो फिल्म की तरफ कैसे गए और जाएंगे? फिल्म में फिल्म या OTT? फिल्म, OTT, वेब सीरीज़, ये मतलब आर्टिस्ट तो हम दास्तान गोई के हैं, लेकिन क्या है, दास्तान गोई के सिलसिले में बहुत लोगों से मिलना होता है, बहुत सारे लोग शोज़ में आते हैं, मिलते हैं। तो उसमें बहुत सारे दोस्त भी हैं जो वहाँ काम करते हैं बम्बई में, फ़िल्मों में और वेब सीरीज़ में। तो उन्हीं में से कुछ लोग कभी कभी याद कर लेते हैं तो हम चले जाते हैं। जैसे सीक्रेट गेम्स के लिए वरुण ने याद कर लिया, या ये अभी फिल्म आई इन गलियों में, इसके लिए अविनाश दास ने याद किया, या वरुण की जो फिल्म थी ऑल इंडिया रैंक, उसमें उन्होंने याद किया। तो ये भाई उन लोगों की मोहब्बत है कि वो क्या है, वो मजाज का शेर है ना, उनका करम है, उनकी मोहब्बत, क्या मेरे नगमे क्या मेरी हस्ती। तो हम तो फिल्म वाले आदमी नहीं हैं, लेकिन ये लोग याद कर लेते हैं कि यार हिमांशु तुमको करना है, तो फिर हमें भी लगता है कि चलो भाई कर लेते हैं। थोड़ा ये चस्का भी होता है ना कि भाई फिल्म में, जैसे वो ऑल इंडिया रैंक जब आई तो उसमें रोल तो मेरा बहुत छोटा था, लेकिन मेरा नाम था उसमें, तो सिनेमा हॉल में हमने देखा तो बड़ा अच्छा लगा यार, ये फिल्म में नाम आया। तो वो छोटे छोटे सुख होते हैं ज़िंदगी के, तो उसके लिए हमें भी लगता है कि यार कितने लोग को ये मौका मिलता है भाई, तो हमें मिल रहा है, वो भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी उसके लिए। भाई कितने लोग तो जद्दोजहद करनी पड़ती है, हमको तो भाई ये इस मामले में हम ब्लेस्ड हैं कि भाई लोग प्यार करते हैं। तो ये सब मोहब्बत में किया गया भाई। वरुण प्यार करते होंगे हमको, इसलिए उन्होंने हमें कहा कि हिमांशु ये तुम्हें करना है, वरना तो यार हज़ारों लोग करने को तैयार हैं। और कौन सा हम बहुत बड़े फिल्मों के आदमी थे कि उन्होंने, और इसके लिए उनको भी भाई कि उन्होंने एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड वाले आदमी को कहा कि आप ये कर लो। तो हमें कोई ये कह सकता है कि भाई ये तो ठीक है, एक कैरेक्टर है, कर लिया, लेकिन उसमें उनकी मोहब्बत है ये, कि बस ये है कि कर लिया हमने, तो अब ये हो गया एक बात कि हाँ भाई ये भी किया है काम। तो अच्छा लगता है कि एक हमारा भाई है एमयू का, उसने कहा, क्योंकि उससे हम बात कर चुके थे शाम को क्या थोड़ी देर पहले ही बात की थी, तो उसने कहा भाई हम तो सुन रहे थे और देख रहे थे और ईयरफोन लगा के लेटे लेटे देख रहे थे आपकी आवाज़ आई तो हम खटिया से गिर पड़े इतने एक्साइटेड हो गए ये क्या। तो मज़ा आया बहुत, और अच्छा लगता है। आगे कुछ और आएगा आगे तो ज़रूर करेंगे। लिखने का आया तो ज़्यादा तवज्जो से करेंगे, क्योंकि वो लिखने वाला काम अपना काम है, लेकिन एक्टिंग का भी आया तो कर लेंगे। मतलब दूसरा, एक किताब के लिए तो आपके पास ऑलरेडी साहित्य अकादमी जो अवार्ड है, और कुछ किताबें हैं लाइनअप में, कुछ किसी पे काम कर? एक नॉवेल है जो लखनऊ के ही बैकग्राउंड पे है, और पुराने लखनऊ पे ख़ास तौर पे जो लखनऊ जिसे हमने जिया है वो है, वो अगले साल शुरू करेंगे हम। इस साल नहीं करना है शुरू, कुछ और चीज़ों में लगे हुए हैं, लेकिन वो कोशिश है कि अगले साल शुरू भी करें और अगले साल आ भी जाए। कहानी है, पहली बार फिक्शन नॉवेल के तौर पे उसको एक खाका है दिमाग में, बाकी उसे डेवलप करना है, तो उसका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं हम खुद कि वो हो जाए। मतलब बहुत, उससे मेरी बड़ी उम्मीदें हैं कि क्या होता है उसमें। जर्नलिज़म से बहुत प्यार है हमको, और जब जर्नलिज़म से हम बाहर भी आए जाए, जब दास्तान को शुरू कर चुके थे और PhD
तब भी हम कुछ कुछ लिखते थे फ्रीलांसिंग के तौर पे, जुड़े हुए थे, क्योंकि अपने अंदर से हम ये मान नहीं रहे थे कि यार ये जो हमारा प्यार था पत्रकारिता, बहुत मज़ा आता था हमको, तो वो कैसे हम छोड़ दें उसको। कैसे होता ना ये एक वो कि भाई आप इश्क आपका ख़त्म हो गया है, लेकिन आप अभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप उससे आपको बांटना है। तो फिर लेकिन धीरे धीरे दास्तानगोई में जब जिस तरह से काम करना शुरू किया तो पीछे छूटता चला गया। अब जो पहले कई साल तक हमें ये लगता रहा छोड़ने के जर्नलिज्म कि यार ये गलत कर दिया क्या हमने, और जर्नलिज्म छोड़ना नहीं चाहिए था और उसमें रहना चाहिए था। अब हमें जो जर्नलिज्म की अब हालत है, अब हमें ये लगता है कि यार कोई रिग्रेट नहीं होता जर्नलिज्म छोड़ने का, हमें ना कभी वापसी की कोई ख्वाहिश होती है, क्योंकि ये जो माहौल अब बन गया, हम तो उसी माहौल को कह रहे हैं कि जिसमें टीवी चैनल स्वर्ग की सीढ़ी और राखी सावंत और वो दिखा रहे थे, तब हम समझते थे कि ख़राब दौर है। लेकिन वो दौर जो इतना ख़राब था, जिसमें स्वर्ग की सीढ़ी और नाग नागिन की शादी और राखी सावंत दिखाई जाती थी मुस्तकिल, या सास बहू साजिश टीवी चैनलों पे आती थी, वो दौर भी इस दौर को हम देखें जहाँ टीवी या अखबार जिनका इतना मैसिव असर है समाज में, मास कम्युनिकेशन के मीडिया में, ये खुलेआम जब कम्युनलिज्म फैलाते हैं और बिना किसी अपोलोजेटिक नहीं होते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली और बेशर्मी के साथ, तो हमें लगता है यार वो दौर तो इससे बहुत अच्छा था। और अगर ये हमें ख़राब लग रहा है, अगर इससे भी ख़राब कोई दौर आएगा तो वो कैसा होगा। इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत हाथ है। सोशल मीडिया का हाथ तो है, लेकिन सोशल मीडिया तो नई चीज़ थी ना, उसकी कोई परंपरा नहीं थी हमारे पास, उसका कोई अनुभव नहीं था हमारे पास, तो वहाँ गड़बड़ हो जाए समझ में आता है। नहीं, मेरा मतलब है कि जर्नलिज्म का खराब होने का, हाँ, डिक्लाइन वाले का जो है कि पत्रकारिता, हाँ मतलब जर्नलिज्म की तो एक परंपरा थी हमारे पास, एक शानदार परंपरा, तब ऐसा ख़राब कैसे हो गया कि इस तरह की भाषा और इस तरह की गाली गलौज और डिबेट। और एक चीज़ और, जर्नलिज्म बुनियादी तौर पर खबर ब्रेक करने, खबर का नाम है, रिपोर्टिंग का नाम है। विचार का एक ही अखबार में एक पन्ना होता है एडिटोरियल का, अब हम देखते हैं दिन भर डिबेट चलती है और माँ बहन की गालियाँ। अरे तो ये हमें लगता है यार कि ये जो माहौल जर्नलिज्म का बन गया, उसमें जो जर्नलिज्म का जो काम होता है समाज को बेहतर बनाना या जोड़ना, तो जिस तरह का काम अभी हो गया उसमें तो हमें फिर ये अफसोस नहीं होता कि हमने छोड़ दिया। हमें लगता है ठीक है छोड़ दिया, वरना हम तो बहुत बुरी तरह से निकाले जाते और हम फिट नहीं होते हैं। मतलब ये काम तो मेरे बस का नहीं। हम फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं, घर गृहस्थी ये जो है ये परफॉर्मेंस से चलती है। तो जो हमारे यहाँ बहुत एक तबका है जिनसे कई मामलों में वैचारिक तौर पर हम जिनके करीब भी हैं, उनको लगता है अबे तुमने इसके ये कर दिया और इसके लिए परफॉर्म कर दिया और ये तुम। भैया ऐसा है, पेट की भूख बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो वो किसी ने हमसे कहा तुम सरकार, अबे भैया सरकार जो है, सरकार के प्रोग्राम में अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो सरकार किसकी है? सरकार को किसने भेजा चुन के? सरकार किसका पैसा है जिसको सरकार इस्तेमाल में लाती है? तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि भाई बहुत सारा काम आप करते हैं। तो नौकरी भी ऐसी चीज़ है, नौकरी करते हुए आपको मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन नौकरी कर रहे हैं ना आप, तो आप उतने ही आज़ाद हैं जितना एक दायरे में आपको आज़ादी मिली है। उसके बाहर आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। और हर आदमी से हम ये उम्मीद नहीं रहे, भाई आपके घर की ये सिचुएशन है, हमारे घर की सिचुएशन थी कि हमने नौकरी छोड़ दी और हमने घर में काम नौकरी छोड़ रहे हैं, और फिर हम एक साल हमने कुछ नहीं किया और फिर अगले साल हमने PhD में एडमिशन लिया और फिर हम कुछ नहीं करते रहे। ये हमारे घर की सिचुएशन थी, है ना। हमें किसी बहन की शादी नहीं करनी थी, हमें अपने घर में पैसे नहीं भेजने थे, हमारे पिताजी नौकरी में थे, उनके पास खेती थी, हम ये कर पाए। अब हम सब पे अगर अपना ही उदाहरण लागू कर दें कि भाई नौकरी में मज़ा नहीं आ रहा, नौकरी छोड़ दो, तो वो छोड़ देगा तो करेगा क्या, खाएगा कहाँ से वो? तो यही फ़र्क है कि बहुत सारे लोग जो उसमें अच्छा काम करना भी चाहते हैं, जिनके पास विवेक है, जिनके पास शऊर है, वो जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन
आर्थिक संकट इतना बड़ा हमारे यहाँ, बेरोज़गारी और गरीबी इतनी है ना कि उसमें हर इंसान से हम फैंटम बन जाने की उम्मीद नहीं कर सकते, और जो करता है वो ज़मीनी हकीकत को नहीं जानता। जब कोई आर्टिस्ट जो है वो परफॉर्म करता है किसी ऐसी शादी में कि जहाँ लोग उसे नहीं सुन रहे हैं और चाय पी रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ, अरे ये तो शादी, अरे भाई शादी में वो परफॉर्म कर रहा है, अगर वो नहीं करेगा तो उसे पैसा नहीं मिलेगा, और उसे पैसा नहीं मिलेगा तो आप उसके घर जाएंगे क्या उसका खर्चा चलाने के लिए। कोविड था 2 साल, हमने परफॉर्मेंसेस नहीं की, हमने देश भर में सैकड़ों परफॉर्मेंसेस जो हैं वो अपने जानने वालों में फ्री में की होंगी या कम पैसे में की होंगी, है ना। तो जब वो ये हमसे इसरार करते थे कि कम पैसे में कर दो और हम कर देते थे, तब तो वो बहुत अच्छा बोलते थे। जब 2 साल हमने काम नहीं किया तो उनमें से किसने फ़ोन किया हमें और पूछा कि हिमांशु ये बताओ 2 साल से तुम परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा खर्चा कैसे चल रहा है, तुम्हारे पैसे कैसे आ रहे हैं। तो कहना हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इंसान अपने आप में बहुत मजबूर शख्स है, तो और हर इंसान की क्या मजबूरी है आपको पता नहीं है ना। तो आप खुद में रंगबाज रहिए, आप कोई दिक्कत नहीं, दूसरे से आप ठीक है यार हम कर रहे हैं लखनऊ पे काम, तो हम सबसे कहें तुम क्यों नहीं करते हो, अरे नहीं कर रहा भाई, कोई गिटार बजा रहा है उससे हम कहें तू सितार क्यों नहीं बजा रहा हो, सितार बजाओ, गिटार क्या होता है, सितार बजाओ। तो भैया आपका पीएचडी का जो टॉपिक था नवल किशोर प्रेस, वो भी मतलब बहुत ही करीब है लखनऊ के, कैसे नवल किशोर प्रेस तक पहुँचे और पीएचडी का सफ़र कैसा रहा? वो बहुत अच्छा रहा, मज़ा बहुत आया, क्योंकि अपने पसंद के टॉपिक पे कर रहे थे और वही करने ही गए थे। तो उस दौरान जो रिसर्च में जो चीज़ें निकली उसने हमें और साउंड किया, मतलब एक कॉन्फिडेंस भी आपको आ जाता है ना, जब आप कोई चीज़ अच्छे से करते हैं तो आपको पता होता है कि यार ये हमें मालूम है, हमने इस पे काम किया है। तो वो एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर तो आया ही। कई लोग नाम के भूखे होते, जैसे क्या है कि कई लोग कागज़ पे बड़ा वो करते हैं, तो उन्हें ऐसे हिमांशु वाजपेयी नहीं समझ में आएंगे। उन्हें जब ये पता लगे अच्छा इसने डॉक्टरेट किया, अच्छा तो डॉक्टरेट में फिर तो वो भी एक बात हो गई। लेकिन कुल मिला के मज़ा बहुत आया और एक ऐसे टॉपिक पे काम किया जिस पे टॉपिक पे काम कम हुआ था, और जर्नलिज्म पे ख़ास तौर पे नवल किशोर प्रेस का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर, तो वो बड़े लग के किया गया और उस दौरान बहुत सारी चीज़ें पता चली। सबसे ख़ास बात तो ये कि उस दौर में नवल किशोर प्रेस किस तरह से जर्नलिज्म में क्योंकि हम जस्ट जर्नलिज्म छोड़ के आए थे तो हम वो भी कंपेयर कर पा रहे थे, तो वो बड़ा मज़ेदार काम था वो, और वो कभी छपेगा। अभी तो उसमें क्या है, पीएचडी तो कम लोग पढ़ते हैं, किताब बहुत लोग पढ़ते हैं, और पीएचडी एक ख़ास तरह से लिखी जाती है। किताब हम चाहते ज़्यादा लोग पढ़ें तो उसको एक अलग भाषा में करना ज़रूरी है, तो वो छपनी है। बहुत लोगों ने कहा भी हमसे कि छपनी चाहिए वो, तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी तो नहीं आ रही है, लेकिन कभी आएगी। तो वर्धा में आप थे काफ़ी टाइम, अपने वहाँ भी स्पेंड किया, तो वो वाला जो टच है जो गांधी का कंट्रीब्यूशन आपको लाइफ में उसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। वर्धा गांधी जी वहाँ रहते थे और सेवाग्राम में उनका अपना आश्रम था, और वो शहर अभी भी मतलब उसकी जो एक फ़िज़ा है और एक पूरा माहौल है और दिनचर्या भी है, और ख़ास तौर पे सेवाग्राम, उसमें आपको गांधी की मौजूदगी दिखेगी। और सेवाग्राम आश्रम तो जाना चाहिए सबको, मतलब वो ऐसी जगह है कि कई बार ना हम किसी चीज़ को बग़ैर जाने ही उससे एक दूरी इख्तियार कर लेते हैं, सुनी सुनाई बातों के उस पर या किसी शख्स के इन्फ्लुएंस में। तो गांधी जी को भी बहुत सारे लोग जो थोड़ा दूर दूर से जानते हैं वो एक अलग तरह की छवि रखते हैं, लेकिन ये सारी जगहें जो उनकी जगह हैं गांधी जी की, गांधी जी पूरा देश ही उनका है, मतलब जो ये जैसा देश हम देख रहे हैं, ये देश ये आज़ाद हुआ तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। लेकिन वो जगहें जो जहाँ उनकी स्मृति एक तरह से संजोई हुई है, सेवाग्राम है, तो वहाँ जाके हम थोड़ा सा उनके करीब आ जाते हैं, और थोड़ा ठहर कर जब समझते हैं, सोचते हैं, तो अपने अंदर भी एक किस्म का भाव महसूस करते हैं। तो
गांधी जी का बड़ा असर है। उन्होंने जिस तरह से जिया, पॉलिटिकली भी, पर्सनली भी, वो एक हम जैसे लोग तो सिर्फ इंस्पायर हो सकते हैं। हमने जैसे गांधी की दास्तान भी जो सुनाई, वो एक दास्तान हम सुनाते हैं गांधी अभय की, तो वो उसका भी केंद्रीय भाव यही है उस दास्तान का कि गांधी ने किस तरह अपने भय पर जीत पाई और किस तरह अभय को एक तरीके से पॉलिटिकल, पूरे देश के हृदय से कैसे अंग्रेज़ों का भय निकाल दिया गांधी ने, कैसे अंग्रेज़ों का जो खौफ था, जो बहुत प्रबल था उस दौर में। आज तो हमें इतने साल हो गए आज़ादी के, तो हम उस डर को महसूस नहीं करते कि अंग्रेज़ों का डर क्या था हिंदुस्तान में। और गांधी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इस देश के एक आम आदमी को गांधी ने ये नैतिक साहस दे दिया, दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ विद्रोह की बुलंद कर सके। तो उस लिहाज से गांधी पर्सनली भी और पॉलिटिकली भी बहुत सिखाते हैं आपको। और जैसे जैसे दुनिया हमारी दिखती है ना, ये जितनी अराजक होती जा रही है दुनिया, जितनी हिंसक होती जा रही है, जितनी अनैतिक होती जा रही है, उन सारी चीज़ों के बीच गांधी और ज़्यादा प्रासंगिक होते चले जा रहे हैं।